Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in my classes. हम जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की लेक्चर सीरीज कवर कर रहे हैं और इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द अनदर टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. उसी सीक्वेंस में उसी को उसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 11 में, जिसमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वी आर गोइंग टू स्टडी. सो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कल्चर किस कल्चर को एक ऑर्गेनाइजेशन अडाप्ट करता है जिससे उसका एनवायरनमेंट बनता है और उससे ही उसके कल्चर से ही एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी की ब्रांड स्ट्रॉन्ग होती है, राइट. सो आगे बढ़ते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वी विल डिस्कस इन पार्ट 2. There are 5 kinds of organizational culture which can be possible in an organization. Number 1 is mechanistic and organic culture. Number 2 is authoritarian and participative culture. Number 3 is subculture and dominant culture. Number 4 is strong and weak culture, and number 5 is entrepreneurial and market culture. So we will discuss it one by one. सबसे पहले जो है वो है हमारा मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक कल्चर. मैकेनिस्टिक कल्चर से हम क्या समझते हैं? व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? मैकेनिस्टिक कल्चर is formed by formal rule and standard operating procedures, SOP. ये आपने सुना होगा. SOP का जो मतलब है, जो अक्सर कंपनीज इसको अडाप्ट करती हैं, जिसमें कुछ स्टैंडिंग रूल्स रेगुलेशंस पहले ही डिफाइंड हो जाते हैं कि हम इस कंपनी को इन रूल्स पर चलाएंगे और ये रूल्स कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट होंगे, विच एक्चुअली क्रिएट और फॉर्म द कल्चर इनसाइड द कंपनी. Everything needs to be defined clearly to the employees, like their task, responsibility and concerned authorities. आपने स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करा होगा, आप सभी मे बी कहीं अभी इंटर्नशिप पर होंगे या आप इंटर्नशिप पर अभी जाओगे या जॉब में आपको ये देखने को मिलेगा कि वेन एवर यू आर गोइंग टू जॉइन द कंपनी, तो आपको एक बुकलेट दी जाती है एट द टाइम ऑफ जस्ट ओरिएंटेशन of the employees. That is the first day in the company, जिसमें employees का introduction होता है कंपनी के साथ और जिसमें उनको एक रूल बुक हैंड ओवर की जाती है, जिसमें कि everything is mentioned कि actually what are the rules and regulations which has to be adapted and implemented and followed by the upcoming employees in the organization. So this is a mechanistic culture, जिसमें कि mechanism को बेस बनाते हुए, प्री डिफाइंड रूल्स को बेस बनाते हुए कंपनी का कल्चर डेवलप किया जाता है, राइट. नाउ ऑर्गेनिक कल्चर, ये क्या होता है? दिस इज एसेंस ऑफ सोशल वैल्यूज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. हम अपनी कंपनी में, अपने वर्किंग प्लेस पर कुछ सोशल वैल्यूज को भी कई बार क्रिएट करना या उसको इस्टेब्लिश करना इम्पॉर्टेंट मानते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपका ऑर्गेनाइजेशन एक वेल कल्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है और एम्प्लॉयज़ के बीच में और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ही हार्मोनियस हो पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिक कल्चर. इट हैज़ बीन सिस्टमैटिक हायरार्की ऑफ अथॉरिटी दैट लीड्स टुवर्ड्स फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. और यहाँ पर एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कल्चर, जिसमें कि आप फ्रीली अपनी बात कह सकते हैं, टॉप अथॉरिटी को अपनी बात पहुँचा सकते हैं और एक सिस्टमैटिक हायरार्की को मेंटेन किया जाता है कि किसके ऊपर कौन सा बॉस है और कौन से लोग एक ही लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं और उनके ऊपर जो हायरार्की है, जो सीढ़ी है अथॉरिटीज़ की, वो क्या है. दैट मीन्स आपको पता है कि आपको किस चैनल पर जाकर अपनी बात कहनी है. हु इज़ द इमीडिएट बॉस ऑफ योरसेल्फ. आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कल्चर में, जिसमें कि अथॉरिटेरियन एंड पार्टिसिपेटिव कल्चर की बात की गई है. जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ कल्चर है वो पावर की बात कर रहा है. यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड पावर की बात हो रही है. इट मीन्स पावर ऑफ वन. In this culture,
पावर रिमेन्स विद द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एम्प्लॉयज़ का नहीं किया जाता है। इसमें टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो ही डिसीजन मेकर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स उनके हाथ में होती है। ऑल द डिसीजंस आर मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट विद नो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग एज वेल एज गोल शेपिंग प्रोसेस। और जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने का जो रूट प्लान किया जाता है वो केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही उसको करते हैं। अदर एम्प्लॉयज़ आर ओनली रिक्वायर्ड टू फॉलो दोज रूट्स जो उनको टॉप लेवल प्रोवाइड करता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ कल्चर। Then next है इसका opposite in participative culture. It is a kind of democratic environment in the organization जिसमें employees actively participate in the decision making and goal shaping process, जिसमें जो employees हैं they have full right to reveal their views about anything in the organization or for the upgradement of company, और उनके हर views का welcome किया जाता है, decision making में उनको involve किया जाता है, और जो goal shaping process है उसमें भी उनकी इन्वॉल्वमेंट एक्सेप्ट की जाती है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ का बिलोंगिंगनेस यानी कि दे आर बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ये फीलिंग इंक्रीज होता है, और एम्प्लॉयज़ बिकम सो इन्वॉल्व्ड एंड सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इट बिलीव्स इन कोलैबोरेटिंग डिसीजन मेकिंग, और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि ये कोलैबोरेशन के साथ यानी कि मिले जुले डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है, दिस काइंड ऑफ culture in the organization. Now number 3 is subculture and dominant culture. Subculture क्या होता है? Let's discuss it. Subculture means some members of the organization make and follow a culture, बट नॉट ऑल मेंबर्स, यानी कि सभी मेंबर्स जो कंपनी के हैं या ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते. इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, दस वी कैन सी मेनी सब कल्चर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. और ये कहीं ना कहीं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट की तरह होता है, राइट. तो इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी जिससे कि आप बेहतर समझ पाएंगे इसको. जैसे कि कोई आपने देखा होगा कोई फार्म हाउस है, या जैसे जयपुर में एक चौकीधारनी करके एक फार्म हाउस है, वहाँ पे आप जाएंगे तो एक प्रथा को फॉलो किया जाता है कि आप जैसे एज यू एंटर इनटू द फार्म हाउस आपको एक छोटा सा 5-6 लोगों का हॉस्पिटैलिटी टीम होता है जो आपको रोली टीका करेगा, आपके हाथ में फ्लावर देगा और आपको वेलकम के लिए वेलकम करके अंदर एंटर करवाएगा. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर उस एक्टिविटी से एक कल्चर डेवलप हुआ विच इज़ अ पार्ट ऑफ दैट चौकीधारनी प्लेस, जहाँ पे वो केवल एक पूरे के पूरे फार्म हाउस की एक्टिविटीज़ का एक पार्ट है. सो दिस इज़ कॉल्ड सब कल्चर. नाउ इन डोमिनेंट कल्चर ये सब कल्चर को डिफरेंट सब कल्चर्स को मिलाकर उसके कॉम्बिनेशन को डोमिनेंट कल्चर कहते हैं. मेजॉरिटी ऑफ सब कल्चर कंबाइन टू बिकम अ डोमिनेंट कल्चर. द सक्सेस ऑफ डोमिनेंट कल्चर इज डिपेंडेंट ऑन द होमोजेनिटी ऑफ द सब कल्चर, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कल्चर्स. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब बहुत सारे सब कल्चर्स मिलते हैं तो एक डोमिनेंट कल्चर बनता है. वी विल टेक द सेम एग्जाम्पल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का हम एग्जाम्पल यहाँ पर अगेन लेंगे, जिसमें आपने किसी होटल में देखा होगा व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन व्हेन यू जस्ट शिफ्ट टू द होटल. आप होटल में जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ पे छोटी छोटी टीम्स बटी होती हैं. एज यू एंटर्ड अगेन द हॉस्पिटैलिटी टीम विल गिव यू द वेलकम ड्रिंक एंड आपका वेलकम होगा. देन उसके बाद एक छोटी टीम होगी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपके लगेज को ले जाकर आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा. फिर अगेन एक स्मॉल टीम जिसका काम होगा कि वो आपके जो आपके खाने का, आपके ब्रेकफास्ट का, आपके लंच का, इसका ध्यान रखेगी. देन एक और टीम आएगी जो रूम सर्विस होते हैं उसका ध्यान में रखेगी. एक लॉन्ड्री टीम होगी जो आपके जो अगर डर्टी क्लोथ्स हैं उनको ले जाएगी. सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन स्टूडेंट्स हियर कि यहाँ पर छोटे छोटे कल्चर को मिलाकर एक कंपनी का कल्चर, एक बड़ा कल्चर को डिफाइन किया गया है. तो दिस इज़ अ डोमिनेंट कल्चर हियर, राइट. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर विच इज़ स्ट्रॉन्ग एंड वीक कल्चर. Again, they are opposite to each other. In a strong culture, the employees are loyal
एंड आई हैव अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के कल्चर्स, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग का कल्चर डेवलप होता है, जिसमें एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि वो कंपनी के लिए, कंपनी से जुड़ा हुआ अपने आप को पाता है, और कहीं ना कहीं दैट कंपनी, दैट वर्क प्लेस बिकम्स द सेकेंड होम ऑफ दैट एम्प्लॉय। जब उस लेवल का कनेक्ट, उस लेवल की इन्वॉल्वमेंट एम्प्लॉयज़ की अपने वर्किंग प्लेस के साथ हो जाती है, तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कल्चर। व्हाट इट रिवील्स कि दैट कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ एम्प्लॉयज़, so they are proud of their company as well as they of the work। अपने काम और कंपनी दोनों पे ही वो प्राउड करते हैं। दे डू एंड दे स्लेव टूवर्ड्स देयर गोल्स विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और वो अपने आपसी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के कॉम्बिनेशन से गोल को अचीव करते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एक जो टाटा ग्रुप है, आप कभी, आपको मौका मिले तो आई विल सजेस्ट कि आप गूगल पर सर्च करके टाटा ग्रुप को स्टडी करो, सो यू विल नो कि वहाँ पर जो HR पॉलिसी है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो टाटा ग्रुप के अंदर जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपने सुना होगा कई बार रतन टाटा जी ने अपने इंटरव्यूज़ में शेयर किया है कि उनके एम्प्लॉयज़ उनकी एसेट हैं। whatever the group is there, that is because of its employees only। तो जहाँ पर इतना strong feel होगा employees के लिए, इतनी recognition होगी employees के लिए, definitely there will be a strong culture inside the company, right? Now let's talk about the weak culture. The employees hardly praise their organization. There is no loyalty towards the company. Thus employee dissatisfaction and high labor turnover are टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कल्चर। ये एक कॉरपोरेट कल्चर के अगली फेस को रिवील करता है, जिसमें कुछ कंपनीज़ में या कुछ सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के वजह से एक वीक कल्चर डेवलप हो जाता है, जहाँ पर एक दूसरे का लेग पुलिंग और कट थ्रोट कंपटीशन को प्रमोट किया जाता है, और इस वजह से एम्प्लॉयज़ में आपसी कोऑर्डिनेशन कभी बन नहीं पाता, और कंपनी की तरफ लॉयल्टी एम्प्लॉयज़ की नहीं होती। दे आर ओनली द अपॉर्चुनिटी सीकर। Whenever they will get the good opportunity, they will just quit the job and they will join the another place, right? So this is the just display of a weak culture in one company। और इसी वजह से high labor turnover face करना पड़ता है organization को, क्योंकि बार बार employees आपको छोड़ के जाते हैं, नई employees को आपको hire करना पड़ता है, उनको train करना पड़ता है, then वो develop होते हैं और वो आपकी कंपनी में काम करने के लायक बनते हैं। Now let's move ahead towards the last type of culture, which is entrepreneurial or market culture. They are very interesting kind of culture. Entrepreneurial culture is a flexible and risk-taking culture. Here the employees show their innovativeness in thinking and are experimental in practice. Individual initiations make the goal easy to achieve। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर जो इस तरीके का कल्चर जो कंपनीज अडाप्ट करती हैं, यहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है और रिस्क टेकिंग कल्चर होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं दे ऑलवेज कीप ऑन मेकिंग द एक्सपेरिमेंट over the company's goal, over the growth, for the growth of the company, ताकि आप अपने competitors, अपने rival से आगे बढ़ पाएँ और आपकी कंपनी जो जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं वो अपने गोल को अचीव कर पाए। इसमें एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगी कि जो एडवर्टीजमेंट सेक्टर होता है, आपने देखा होगा, कभी ऑब्जर्व करा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, they are actually they develop the entrepreneurial culture inside the company, क्योंकि उनको आए दिन नए नए एड्स, नए नए बेसिस को तैयार कर कर अपने आप को मार्केट करना होता है और अपने राइवल से आगे निकलना होता है। तो एवरी मोमेंट दे हैव टू थिंक अबाउट द इनोवेटिव प्रोसेस, इनोवेटिव थिंकिंग, they have to opt many of the experiments, they have to opt many practices, so this is a kind of entrepreneurial culture, right? Then market culture, that is based on the achievement of goal. It is highly target oriented and completely profit oriented culture। ये आजकल की जो मार्केट गतिविधियां हैं, आजकल जो करंट सिनेरियो को रिवील करती हैं, आपने ब्रांड्स को आपस में कंपटीशन करते हुए देखा होगा, जिसमें मार्केट कल्चर को वो लोग ऑप्ट करते हैं कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या ट्रेंड में है, और उसको ही वो ऑप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिस
जिसमें कि आपने देखा होगा कि जो कंपनीज़ हैं केवल वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन के वजह से मार्केट ट्रेंड को फॉलो करती हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी ने हम मैगी का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मैगी ने एक आटा मैगी का वेरिएंट निकाला कि जिसमें हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए उसने एक आटा मैगी का वेरिएंट निकाला। तो उसको फॉलो करते हुए दूसरी कंपनी भी अपना एक वेरिएंट निकालेगी कि हम भी आटा मैगी निकालेंगे, हम भी आटा मैगी में काम करेंगे। देन ऐसे ही देयर आर मेनी ऑफ द कंपनीज जिसमें कि ब्रांड्स हैं जो एक दूसरे को केवल कॉपी करते हुए मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हुए नए नए प्रैक्टिसेस अडेप्ट करते हैं, और जिनका मोटिव होता है केवल प्रॉफिट को अकम्प्लिश करना और टारगेट को अचीव करना। सो इसी के साथ हमारा ये जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बता सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप अपना ओपिनियन भी उसमें लिख सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगा हो तो आप इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको अपकमिंग लेक्चर्स की जल्द से जल्द जानकारी मिल पाए और नए नोटिफिकेशंस मिल पाए। राइट स्टूडेंट्स? सो तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक यू जस्ट स्टे सेफ, हेल्दी रहिए और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय स्टूडेंट्स।